अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, खुशामदीद कहते हैं आपको आपके उसी फेवरेट प्रोग्राम में जिसे आप बहुत शौक से देखते हैं। प्रोग्राम का नाम है कम्युनिकेटिंग विद इन्फ्लुएंस और इस प्रोग्राम में मेरा साथ देते हैं सर जाफ़र अली। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक। अच्छा, आज मैं आपका तारुफ तो दूंगी ही, जैसे मैं अमूमन जिक्र करती हूँ कि आप न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग में काफ़ी महारत रखते हैं और इसके साथ साथ आप एडिक्शन ट्रीटमेंट में भी काफ़ी अच्छे तरीके से अपने गट्स को यूटिलाइज करते हुए जा रहे हैं। मगर आज के प्रोग्राम के हवाले से मैं थोड़ा सा तारुफ आपका ये देना चाहूँगी कि आप अब तक कब आ रहे हैं। इस मौजू पर कुछ कहना चाहेंगे? शादी लाइफ का एक माइलस्टोन है और माइलस्टोन कुछ आपके जो एज अचीवमेंट होती है उसके साथ अचीव हो जाए तो ये बेहतर है। और मेरे भी इसी तरह के प्लान्स हैं और परमानेंट ऐसा रहने के प्लान्स नहीं हैं। थैंक यू, आपने पूछा, लेकिन कुछ प्लान्स हैं तो उस लिहाज से मैं चल रहा हूँ। अच्छा, आज मैंने शादी का जिक्र प्रोग्राम के आगाज़ में इसीलिए किया है कि आज हम वैलिडेशन की बात करने जा रहे हैं, जो कि स्पाउसर रिलेशनशिप में वैलिडेशन की जाती है, उसकी कितनी अहमियत है, कितनी इम्पोर्टेंस है और वैलिडेशन के थ्रू हम इस रिश्ते को किस तरह जानदार बना सकते हैं, बल्कि शानदार बना सकते हैं। यहाँ पर मैं ज़िक्र करना चाहूँगी नाजरीन, अभी 2-3 दिन पहले हम अपने घर में काफ़ी रिलैक्स मूड में बैठे हुए थे तो मेरे हस्बैंड के मोबाइल फ़ोन पर उनके एक दोस्त ने एक मैसेज सेंड किया। उसका कंटेंट कुछ यूँ था कि अगर आप ज़िंदगी को शानदार अंदाज में गुजारना चाहते हैं तो आज हम आपको एक वजीफ़ा बताएंगे और वो ऐसा वजीफ़ा है जो श्योर शॉट है कि आपकी तमाम प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर देगा। और अगर आप इस वजीफ़े पर अमल करेंगे तो आपकी ज़िंदगी बहुत ही खूबसूरत हो जाएगी, ज़िंदगी में रंग भर जाएंगे। और ये लतीफ़ा जो ये वजीफ़ा जो है वो ये है कि सुबह दोपहर शाम अपनी बीवी से कहें कि तुम कितनी हसीन हो और तुमसे ज़्यादा खूबसूरत दुनिया में कोई नहीं है और तुम मेरे लिए दुनिया में सबसे ज़्यादा बेहतरीन हो। और अगर आप इस किस्म के वजीफ़े करते रहते हैं तो आपकी ज़िंदगी को शानदार होने से कोई नहीं बचा सकता। और इसके साथ साथ मैसेज के एंड में ये लिखा हुआ था कि सिर्फ शैतान आपको ये मैसेज आगे फॉरवर्ड करने से रोकेगा, क्योंकि शैतान ही चाहता है कि आप अच्छी ज़िंदगी स्पेंड ना करें। तो इस हवाले से मैंने जब जाफ़र साहब से बात की कि सर ये कोई यूनिवर्सल सा मौजू हो गया है जिस पे लोग अब वजीफ़े ढूंढ रहे हैं और ऐसे काम किए जा रहे हैं जिनके थ्रू शादी को बेहतरीन बनाने की कोशिश की जा रही है, तो आज फिर हमने सोचा कि हम क्यों ना स्पाउसर रिलेशनशिप में वैलिडेशन के ऊपर आपको कुछ मालूमात जो है वो साइंसी अंदाज में भी हम फराहम करें। मैं इस वजीफ़े के बारे में थोड़ा सा कहना चाहूँगा कि गो के ये एक मैसेज रोटेट हो रहा है या वैसे एक कोई किसी ने मजाक में कोई बात कही है, लेकिन इस वजीफ़े में दम है। बिल्कुल, वजीफ़े में दम इस तरह से है कि जब हम अपने स्पाउस को वैलिडेट करते हैं, जब हम उनकी तारीफ़ करते हैं, जब हम उन्हें अप्रेज़ करते हैं, दुनिया में अपने स्पाउस के साथ या रिलेशंस को बेहतर करने के हवाले से 5 लैंग्वेजेस ऑफ लव के नाम से एक बुक है जो 5 ऐसे तरीके बताते हैं जो कि लोगों की लव लैंग्वेज होती है, जो लोग एक दूसरे को अंडरस्टैंड करते हैं, समझते हैं। और अगर हम किसी पर्सन के साथ उसकी लव लैंग्वेज में बात करें तो ये बिल्कुल ऐसी है कि जैसे हम किसी पर्सन के साथ उसकी नेटिव लैंग्वेज में बात करते हैं और बड़ा कंफर्टेबली बात कर लेते हैं। लेकिन अगर हम किसी की लव लैंग्वेज में बात नहीं करते तो ये बिल्कुल ऐसी है कि किसी पर्सन के साथ आप इंग्लिश में बातचीत करना शुरू कर दें और उसे इंग्लिश समझ ही नहीं आती। आप अपनी तरफ से जितना चाहे लव प्रोवाइड करते जाएं, मतलब जितनी चाहे अच्छी इंग्लिश बोलते हैं, उससे तो समझ ही नहीं आ रही। तो ये पॉजिटिव अफर्मेशन और तारीफ करना और ऐसे सेंटेंस कहना, ये 5 लैंग्वेजेस लव में से एक प्रिंसिपल है। तो अगर आपके स्पाउस में से किसी के साथ या आपके रिलेशन में इर्द गिर्द जो लोग हैं, किसी को ये वाली लव लैंग्वेज समझ आती है और आपके 2 अच्छे मीठे प्यार के बोल मुस्कुराहट खिला देते हैं उसके होंठों पे, तो मेरे ख्याल में ये वजीफा कारीगर है। उसे साइंटिफिक, ये एक साइंटिफिक वजीफा भी कह लें, जो थोड़ा सा अमेंडमेंट करके फंड से हट के आप गाहे बगाहे उनके साथ शेयर करते हैं तो इट विल वर्क। बिल्कुल आपकी बात दुरुस्त है, ये काम ज़रूर करता है। अच्छा, लेकिन मैं यहाँ पर इससे पहले कि हम इस मौजू पर मज़ीद रोशनी डालें और आप हमें साइंसी मालूमात भी फराहम करें, मैं चाहती हूँ कि मैं अपने नाजरीन को ये बताऊँ कि ये जो इशू है ये है कितना बड़ा। अगर देखा जाए तो पूरी दुनिया का इस वक्त ये सबसे हॉट इशू है।
हर वो शख्स जो शादी नहीं करता वो शादी करना चाह रहा होता है, जैसे जाफ़र साहब भी, और हर वो शख्स जो शादी कर चुका है, जो ये लड्डू खा चुका है, उससे ये लड्डू ना खाया जाता है, निगला जाता है, और ना ही इस लड्डू के ऊपर वो उसको उगल सकता है। और जैसे अभी प्रोग्राम शुरू होने से पहले जाफ़र साहब भी मुझे एक ऐसा ही कोई लतीफ़ा सुना रहे थे। सर मैं चाहूँगी अगर आप वो रिपीट कर दें, वो जो बोतल के जिन वाला। बिल्कुल, ये एक यूनिवर्सल सा कॉन्सेप्ट बनता जा रहा है, मैं आपसे बिल्कुल मुत्तफिक हूँ। इंसान अपनी लाइफ जितनी भी गुजारता है, लाइफ में सबसे ज़्यादा टाइम वो अपने साथ गुजारता है, मतलब अपने साथ होता है, और उसके बाद अगर किसी पर्सन के साथ वो लाइफ गुजारता है तो वो उनके स्पाउस होते हैं, वो अपने स्पाउस के साथ लाइफ गुजारता है। तो हमें जो अपने सबसे पहली ज़रूरत है कि हम अपने साथ अपने रिलेशन को ज़्यादा बेहतर बनाएं, और उसके बाद हम अपने स्पाउस के साथ अपने रिलेशन पे काम करते रहें। और रिलेशन प्रॉपर एक मॉरल ड्यूटी है, काम करते रहना इस पे और इसे एनरिच करते रहना, जो कि आगे हम आज डिस्कस भी करेंगे कि क्या क्या तरीके हैं कि ज़्यादा बेहतर बनाया जा सकता है। अब यूनिवर्सल कॉन्सेप्ट से बन गया है, अब हम बुक्स देख लें, लतीफ़ा देख लें, कॉमेडी शोज़ देख लें, जहाँ पे भी देख लें, इस चीज़ को थोड़ा सा ज़्यादा ग्लैमराइज भी किया जा रहा है, कल्चर का पार्ट भी बनाया जा रहा है कि जैसे कोई हस्बैंड बहुत जालिम सा है और वाइफ बड़ी मजलूम सी है, ये वाइफ बड़ी जालिम सी है और हस्बैंड बड़ा मजलूम सा जुल्म सहता रहता है, और दोनों में कभी विन विन सिचुएशन नहीं बनती। ये कहने सुनने की हद तक तो ठीक है, लेकिन जब हम इसे इंटरनलाइज कर लेते तो ज़्यादा डिफ़िकल्टीज आ जाती हैं। जैसे एक लतीफ़ा ऐसा मैंने भी सुना, बल्कि पढ़ा, सेलफोन में किसी ने मुझे फॉरवर्ड किया कि एक पर्सन घर से बाहर, एक आदमी होता है, वो घर से बाहर जाता है और उसे कोई बॉटल मिलती है, वो बॉटल पकड़ता है, खोलता है, उसमें से एक जिन निकलता है। जिन कहता है क्या हुक्म मेरे आका, मैं आपके लिए क्या करूं? तो वो बंदा उससे कहता है कि आप लाहौर से लेके अमेरिका तक एक रोड बना दे, सड़क बना दे। तो जिन बड़ा हैरान होता है कि ये काम मैं नहीं कर सकता, कोई आप मुझे रियलिस्टिक सा काम बताएं जो छोटा सा काम मैं कर सकता हूँ मेरी औकात के मुताबिक। तो वो पर्सन उससे कहता है अच्छा ठीक है, आप मेरी बीवी को मेरा फर्माबरदार बना दें। तो जिन आगे से बिलबिला के बोलता है अच्छा ये बताएं रोड सिंगल बनानी है डबल बनानी है। और जिनने इस बात का एतराफ़ नहीं किया कि वो अपनी बीवी के जुल्म और सितम से तंग आके तो बोतल में घुसा था। अब आप उससे किस किस्म की बातें कर रहे हैं? जिनकी जो स्टेटमेंट थी उससे तो मुझे यही लग रहा है। और लेकिन यकीनन नाजरीन, आज हम आपको उस जिन को बोतल में रहना सिखाएंगे, यानी हम आपको वो तरीके जो साइंसी तरीके हैं उन पर हम बातचीत करेंगे कि जिनके थ्रू हम अपनी शादीशुदा ज़िंदगी को कामयाब अंदाज में गुजार सकते हैं। ना सिर्फ कामयाब अंदाज से गुजार सकते हैं बल्कि इससे भरपूर फ़ायदा भी उठा सकते हैं। अच्छा जाफ़र साहब, मेरा पहला सवाल जो मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, और यहाँ पर मैं हमारी टीम में हमारे एक जो सीनियर प्रोड्यूसर साहब हैं हाफिज़ साहब, जिनकी अभी कुछ ही रोज़ पहले शादी हुई है, और हम हाफिज़ साहब को मुबारकबाद देने के साथ साथ हम उनको ये भी पूछ रहे थे कि आपका शादी का तजर्बा जो है वो कैसा है। तो वो बहुत खुश होकर ये बता रहे थे कि काफ़ी कामयाब तजर्बा है और वो अपनी शादी से बहुत खुश हैं। तो मैंने फिर उनको जवाब में कहा कि ये जो बात आप बता रहे हैं ये अमूमन तमाम शादीशुदा अफराद जो हैं वो शादी के एक हफ़्ते के अंदर अंदर इसी किस्म के स्टेटमेंट्स जो हैं वो पास करते हैं। अच्छा, यहाँ पर शादी चाहे लव मैरिज हो या अरेंज, लव मैरिज हो तो ये जज्बात कुछ और भी ज़्यादा एक्सट्रीम पे नज़र आते हैं, और अगर अरेंज मैरिज हो तो भी हम इसे अल्लाह की मर्ज़ी और माँ बाप की दिली ख्वाहिश का एहतराम करते हुए हम इसे मनोन तस्लीम करते हैं और हम बहुत ज़्यादा खुशी महसूस करते हैं, और बहुत ही एक रोमांटिक सा माहौल होता है, और स्पाउस आपस में एक दूसरे के साथ बहुत ही अच्छे तरीके से ज़िंदगी बसर करना शुरू करते हैं, और ज़िंदगी ऐसे लगता है एक बड़ी शानदार सड़क पर चल निकली है, और आगे फिर ज़िंदगी में कोई ऐसी मुश्किलात का सामना हमें नहीं करना पड़ेगा, और ये सबके साथ होता है। लेकिन जैसे जैसे वक्त गुज़रता है और तो वो रोमांटिक लव कहीं खो सा जाता है, और एक दूसरे के ऐब नज़र आना शुरू हो जाते हैं। बीवी हमेशा दूसरों की अच्छी लगती है, और शौहर भी दूसरों के माकूल और बेहतर नज़र आना शुरू हो जाते हैं, और अपने घर में जो है एक वो डेप्रीवेशन का शिकार हम सब होते हैं। अब मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि इसकी कुछ वजूहात भी तो होती हैं ना, कि हमारा वो जो इतना खूबसूरत रिलेशनशिप है वो कहीं खो जाता है, और हम उसकी जगह एक मजबूरी के से बंधन में बन जाते हैं,
और पछताते हैं, और गैर शादीशुदा अफराद को बड़ी हसरत भरी नज़रों से देखते हैं। इसकी क्या वजह है? बड़ा इम्पोर्टेंट, बड़ा कॉम्प्लिकेटेड और बड़ा एक ऐसा कॉमन सवाल आपने पूछा है जो कि मोस्टली शादीशुदा लोग पूछते रहते हैं, काउंसलिंग में आते हैं, मैरिटल काउंसलिंग में भी लोग आते हैं कि शादी को कैसे जानदार बेहतर बनाया जाए। और ये ऐसा रिलेशन जिसे सारी ज़िंदगी साथ लेके चल रहे हैं, ये एक निभाने वाला पुरसकून रिश्ता हो, ना कि कभी बोझ महसूस होना शुरू हो जाए। यही वो रिश्ता होता है जिसके साथ लोग सारी ज़िंदगी साथ चलते रहते हैं और पुरसकून तरीके से ज़िंदगी गुजारते रहते हैं। और यही वो तरीका है, अगर लोग, यही वो रिश्ता है जिसमें लोग अगर एडजस्ट नहीं हो पाते तो उन्हें ज़िंदगी बड़ी बेमायनी सी लगती है, ज़िंदगी बड़ी डिफ़िकल्ट लगती है, और वो बार बार आपको अपनी शादी से और अपने मसाइल से मुतालिक बातचीत गुफ्तगू करते हुए नज़र आएंगे। अच्छा, हनीमून पीरियड एक ऐसा फेज़ होता है जिसमें इंसान की शादी होती है, इंसान बड़ा खुश होता है और उससे बड़ा अच्छा लग रहा होता है, दुनिया बदल चुकी होती है, एक लाइफ पार्टनर मिल जाता है और उसे अपनी मंजिल का तयन हो जाता है कि ये वो पर्सन है, इनके साथ मैंने आगे लाइफ में चलना, लाइफ आगे निभानी है। पहली बात तो ये कि जो भी मैं एक जोक सुना रहा था कि हम अपनी यूनिवर्सल जो कुछ स्कीमास बने हुए हैं, कंसेप्ट बने हुए हैं, उनसे बहुत सारी चीज़ें सीखते हैं, मीडिया से, ऐसे तंज़ो मज़ाक से बहुत सारी चीज़ें सीखते हैं, और उनके साथ हम कुछ माइंड सेट डेवलप कर लेते हैं। हमें लगता है कि जो आने वाला पर्सन है वो कोई ऐसा ही पर्सन होगा, और या हमने उसकी ताबेदारी करनी है या ताबेदारी करवानी है। जब ये दो माइंडसेट बनना शुरू हो जाते हैं तो जो पहले से अजम्पशंस बनी होती हैं, मतलब पहले से कोई अपनी सोच को लेके अप्लाई करना शुरू कर देते हैं, तो डिफ़िकल्टी वहीं से शुरू हो जाती है। सबसे पहला तरीका इसके लिए ये है कि आप रिस्पेक्ट, अपने शादीशुदा रिश्ते में मियाँ बीवी के साथ, बीवी मियाँ के साथ रिस्पेक्ट का रिलेशन शुरू करें। और वो रिस्पेक्ट का रिलेशन लव के रिलेशन से भी पहले शुरू होता है। हमेशा याद रखें, रिश्तों में रिस्पेक्ट लव से पहले आती है। बिल्कुल, जो एहतराम की जो जगह है वो मोहब्बत की भी नहीं है। यानी रिश्ता अगर एहतराम के ऊपर इस्तेमाल किया जाए तो फिर रिश्ता जो है वो मजबूत होता है और उसमें देर पा आप जो आसूदगी है वो हासिल कर सकते हैं। और रिश्ते एहतराम की बुनियाद पर जो कायम होते हैं वही आगे की तरफ जाते हैं और वही लव में कन्वर्ट होते हैं। अगर अच्छा, मैं थोड़ा सा लव के बारे में डिफाइन कर दूं। कुछ लोग अरेंज मैरिज करते हैं, कुछ लोग लव मैरिज करते हैं। लव के बारे में मुख्तलिफ डेफिनेशंस हैं, कुछ साइंटिफिक हैं, कुछ फिलॉसफी की हैं, कुछ लिटरेचर में की हुई हैं। लेकिन जो बेसिक कंपोनेंट हैं लव के एक ऐसा इमोशन आपका है जो कि नेचुरली हर किसी में होता है। उसमें आप किसी पर्सन के साथ रहना चाहते हैं, आप उसकी केयर करते हैं और उस रिश्ते को निभाते हुए आपकी कुछ उससे उम्मीदें वाबस्ता होती हैं। मतलब आप उसके साथ लॉन्ग टर्म रिलेशन में बनाना, आगे की तरफ चलना चाहते हैं। जब इन फीलिंग्स के साथ आप किसी के साथ हैं, यानी कि लव एंड केयरिंग आ गया, कमिटमेंट्स करना और फिर लॉन्ग टर्म रिलेशन को लेके चलने की उम्मीद होना, तो फिर हम कहते हैं कि ये लव की बेसिक रिक्वायरमेंट्स हैं जो आप फुलफिल करते हैं और उसके बाद लव का रिलेशन चलता है। उसके बाद लाइकिंग होती है, यानी कि किसी पर्सन को पॉजिटिव इवैल्यूएशन करना, यानी किसी बंदे के बारे में मुस्बत या मनफी अपने माइंड में कुछ ना कुछ ऐसा क्राइटेरिया सेट करके रखना कि ये बंदा, इसे अगर वो मुस्बत है तो हम उसे लाइक करते हैं, अगर मनफी है तो हम उसे डिसलाइक करते हैं। एक है इन्फैचुएशन, उसे कहते हैं। इन्फैचुएशन एक ऐसी सूरत हाल होती है जिसे पहली नज़र की मोहब्बत कहते हैं। कोई पर्सन किसी को देखता है और उस पर फिदा हो जाता है और उसके साथ शादी की स्टेज की तरफ जाना चाहता है या आगे लॉन्ग टर्म में जाना चाहता है। लेकिन ये एक बिल्कुल इम्पल्स की तरह होता है जो एकदम में आता है, 2, 4, 6 हफ्ते, 1-2 महीने, 4 महीने ठहरा और उसके बाद फिर नेचुरल फ्लो में आना शुरू हो जाता है, फिर ऐब नज़र आना शुरू हो जाते हैं, फिर डिफ़िकल्टीज होना शुरू हो जाती हैं, फिर रिश्ते टूटना शुरू हो जाते हैं। अब इन्फैचुएशन में, लव में और लाइकिंग में, इन तीन चीज़ों में आपने फ़र्क करना है कि अगर आप किसी पर्सन को लाइक करते हैं इसका मतलब हरगिज़ ये नहीं कि आप उससे लव भी करते हैं। अब आप अगर किसी पर्सन के साथ आपको ये सारी फीलिंग्स हैं कि मैं उससे मोहब्बत भी करता हूँ, साथ में रहना चाहता हूँ, लॉन्ग टर्म में भी लेके जाना चाहता हूँ, तो एक बार ये वैल्यूएट कर लेना कि ये कहीं इन्फैचुएशन तो नहीं है, ये कोई पहली नज़र में जो मोहब्बत होने वाली है या फरेबे मोहब्बत है, ये कहीं वो तो नहीं है जो वक्त के साथ साथ फेड होना शुरू हो जाए। मोहब्बत का रिश्ता जब इस्तवार होता है तो वो पूरे लॉजिक एंड इमोशनल ब्रेन मुकम्मल उनके सेट के साथ डिसाइड होता है, तो फिर हम डिसाइड करते हैं, कुछ कॉमनैलिटीज होती हैं, फिर मोहब्बत परवान चढ़ते चढ़ते आगे परवान चढ़ती है, जिसके बाद लोग शादी की तरफ जाते हैं। अमूमन लड़कियां जो है वो तरस खा के भी बाजों का मोहब्बत का इजहार कर रही होती हैं, या मैंने जैसे देखा है कि लड़के जो हैं वो अपने
किसी ख़ुदकुशी की वो जैसे कह लें डर दे के तो मोहब्बत का इजहार कराना चाह रहे होते हैं। लेकिन इसमें एक चीज़ मैं आपको बताऊं, तरस खा के किसी की मदद ज़रूर की जा सकती है, मगर जो शादियां इस किस्म के माइंडसेट के ऊपर की जाती हैं वो शादियां आगे चल के कामयाब कभी नहीं हो पाती। बिल्कुल, तरस खा के तो आप किसी पे वक्ती तौर पे किसी की मदद कर सकते हैं, लॉन्ग टर्म रिलेशन आप उनके साथ नहीं लेके चल सकते। उसके बाद हम उन शादियों की तरफ आ जाते हैं जो फैमिली मिलके डिसाइड करती है, जिसमें सम हो किसी पर्सन की, मेल या फीमेल की, जिनकी शादी हो रही है, उनकी राय होती भी और कभी राय नहीं भी होती हमारी सोसाइटी में। लेकिन राय होना एक बेहतर सलूशन है इसका कि आप पूछ लें उससे, और पहले अगर वो मिलना भी चाह रहे हैं तो आप सुपरविजन में उनकी मुलाकात करवा सकते हैं, या अगर कोई पर्सन अपना खुद स्पाउस ढूंढना चाहते हैं तो आप उनकी ट्रेनिंग करवा सकते हैं, जो मैरिटल काउंसलर्स हैं उनसे, हाउ टू पिक अ लाइफ पार्टनर, कि एक लाइफ पार्टनर अगर आपने चुनना है तो उसमें क्या क्या क्वालिटीज़ होनी चाहिए, फिर कैसे आप एहतराम के साथ जो रिलेशन आपने बनाया आप उसे लव में कन्वर्ट करें और आगे की तरफ लेके जाएँ। अब इन सारे प्रोसेस से तय होता हुआ आगे एक पाकीज़ा और हमेशा साथ रहने वाला रिश्ता बनता है, जिसे शादी के बंधन में बंध जाना कहते हैं। अब शादी के बाद एक हनीमून पीरियड होता है, जहाँ से हमने बात स्टार्ट की थी कि हर तरफ खुशियाँ होती हैं, हर तरफ एक हैप्पीनेस का इन्वायरमेंट होता है, और फिर आहिस्ता आहिस्ता जैसे शादी होती है, बहुत सारे मेहमान घर में आते हैं, उन्हें देख के खुशी होती है, जैसे वो मेहमान आहिस्ता आहिस्ता घर से जाना शुरू हो जाते हैं, फिर कभी ना कभी हमें ये भी फीलिंग आना शुरू हो जाती है कि वो जो चार्म था, वो जो एक हाई था, वो भी ग्रेजुअली ख़त्म होना शुरू हो गया है, वो स्पेल ख़त्म होना शुरू हो गया है। और फिर शादी में भी हम देखते हैं कि वही रूटीन का एक स्पाउस है हमारा, उसी से हम बातचीत करते हैं, और जो बहुत सारी हमने पहले तवक्कुआत बनाई हुई थी बिना सोचे समझे, वो रियल भी होती हैं, समटाइम अनरियल भी होती हैं, वो अब खुल के सामने आना शुरू हो गई हैं, और वो आहिस्ता आहिस्ता टूटना शुरू हो जाती है। साइकोलॉजिकल पर्सपेक्टिव ये होता है कि एक ग्रीफ की और लव की मिली जुली सी एक स्टेट होती है इसमें। ग्रीफी स्टेट में कि जो बीवी होती है वो अपना घर बार छोड़ के आ रही होती है, अपने पेरेंट्स छोड़ के आ रही होती है, अब जो एक इन्वायरमेंट में वो रह रही होती है वो सब कुछ छोड़ के, और इस उम्मीद के साथ कि वो जहाँ पे जा रही है पूरी ज़िंदगी उसने वहीं पे रहना है, और वो वहीं पे जा रही है इस उम्मीद के साथ है, तो इसका उन सारी चीज़ों को छोड़ने का एक ग्रीफ भी होता है। और साथ में तवक्को ये भी होती है कि वो जहाँ पे जा रही है वहाँ पे वार्मली वेलकम किया जाएगा, उनकी फीलिंग्स को वैलिडेट किया जाएगा, उनकी जो ज़रूरतें उनको वैलिडेट किया जाएगा, एज अ फैमिली मेम्बर उनको एक्सेप्ट किया जाएगा। और इस साइड पे जो मेल हैं, अब वो अपनी लाइफ के एक माइलस्टोन के बाद दूसरे माइलस्टोन, यानी कि शादी का माइलस्टोन अचीव करते हुए आगे के माइलस्टोन की तरफ, यानी कि ब्रेड एंड बटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी, वाइफ की केयर की रिस्पॉन्सिबिलिटी, जो कि हमारा कल्चर और हमारा रिलीजन जिन सारे फ़राइज़ के बारे में, हस्बैंड के बारे में डिसाइड करता है कि ये उन्होंने करने हैं, वो उन पे लागू हो गया और उनकी तरफ चले। अच्छा, यहाँ पर आपने एक बात की है कि लड़की ये एक्सपेक्ट तो कर रही होती है कि उसकी फीलिंग्स को वैलिडेट किया जाएगा और उसकी ज़रूरतों को पूरा किया जाएगा, लेकिन समहाउ ऐसा भी देखा गया है कि लड़कियाँ इतना ज़्यादा शर्म और लिहाज में होती हैं शुरू के दिनों में कि वो अपनी फीलिंग्स को दूसरों से वैलिडेट करने के लिए तो एक्सपेक्टेशंस कर रही हैं, लेकिन वो अपनी फीलिंग्स को खुद ही जो है एक्सप्रेस कर नहीं पा रही होती ठीक तरह से, अपनी ज़रूरतों के बारे में अपनी फैमिली मेम्बर्स को खुद ही बता नहीं पा रही होती। यानी लड़कियों के लिए शादी के बाद ये तो बहुत आसान होता है कि वो अपने माँ बाप से जाके, जो हकीकी माँ बाप हैं, उनसे जाके वो अपनी किसी ज़रूरत का इजहार करें या उनसे बातचीत करें, लेकिन जब बातचीत करने का मौका आता है अपने पेरेंट इन लॉ के साथ या अपने नए रिलेशनशिप्स के साथ, तो वहाँ पर एक हिचकिचाहट होती है, उनको बातचीत करने में प्रॉब्लम्स आती हैं, या यूँ कह दें कि उन्हें अपनी जो इमोशनल फीलिंग्स हैं उनका इजहार करने में ज़रा दिक्कत का सामना होता है। ये बड़ा इम्पोर्टेंट सवाल आपने पूछा है। अब पेरेंट्स के लिए एक मैसेज है, वो पेरेंट्स जो बेटियों के पेरेंट्स हैं, मतलब वो बेटियां जिनकी शादी होती हैं, उनके पेरेंट्स को चाहिए कि वो अपनी बेटियों की इस तरह से तरबियत करें कि वो अपनी फीलिंग्स को कह सकें। अनफॉर्चुनेटली बदकिस्मती से हमारे माशरे में बेटियों को ट्रेनिंग इस तरह की दी जाती है कि आपकी अगर कुछ फीलिंग्स हैं भी तो वो असल में फीलिंग्स नहीं है, आपने जाके कुर्बान करना है घर में, जैसा भी अपने आप को कुर्बान करना है,
जाके रिश्तों में कुर्बानी देना होती है, जाके अपने खावंद की खिदमत करनी है, या जाके अपने सास ससुर की खिदमत करनी है, जो वो कहेंगे वैसे आपने करते जाना है। और इस घर से आपकी डोली जा रही है तो वहाँ से आपका जनाजा है, कोई हमें मुश्किलात ना हो, जो थोड़ी बहुत मुश्किलात हों तो वो हर जगह पे आती रहती हैं, वो आपने डील करनी। मतलब वो एक ऐसे मैसेज के साथ उनको रुखसत कर रहे होते हैं कि बेटी को ये होता है कि जो कुछ अब होगा वो सबका मैंने ही भुगतना है, वो मेरे साथ ही होगा। और अगर मैं कभी कभार कह सकती हूँ तो अपने पेरेंट्स से बातचीत कर सकती हूँ, अपने ससुराल में तो मैंने किसी से बात नहीं करनी, क्योंकि अगर मैं वहाँ पे करूँगी तो उससे मसाइल पैदा होंगे, और जो मसाइल पैदा होंगे वो तो इन सारे नॉर्म्स के खिलाफ हैं। फिर मैं जो अपने वालिदैन के साथ कस्में वादे करके आई हूँ वो सारी कस्में वादे टूट जाएंगे, और फिर वो अपने रिलेशन में सफ़र करना शुरू करती हैं, और फिर सारी ज़िंदगी बिना कुछ कहे वो पिसती रहती हैं और एक ऐसी ज़िंदगी गुजार देती हैं। दूसरी साइड पे इसके अपोजिट ट्रेनिंग भी आती है, जो हम यहाँ पे क्लाइंट्स देखते हैं, वो ये आती है कि पेरेंट्स बेटियों को ये तरबियत दे के भेजते हैं कि आपने अपने स्टांस पे पक्के रहना है, किसी की खिदमत नहीं करनी। आप अगर अपना रौब जाती जमा लेंगी तो फिर आपका रौब बना रहेगा, सारे आपसे डर के रहेंगे, सबको आपने डरा के रखना है। और सही जो बहू होती है, जिसे हर चीज़ उसके हुक्म के मुताबिक चलती है, यानी कि घर पे जाके आपने राज करना है, इस किस्म की ट्रेनिंग दी जा रही होती है। ये दोनों ट्रेनिंग्स गलत है, दो एक्सट्रीम्स है ना। और यहाँ पर जब भी आप किसी रवैये को किसी एक्सट्रीम के साथ डील करते हैं तो वहाँ पर ख़राबी ज़रूर पैदा होती है। और यहाँ पर मैं एक चीज़ का जिक्र ज़रूर करना चाहूँगी कि अब कुछ जगहों पर पाकिस्तान में भी इस किस्म की हेल्प जो है वो प्रोवाइड की जा रही है, जहाँ पर बच्चियों को शादी से पहले प्री मैरिटल काउंसलिंग भी दी जा रही है, जिसमें उनको ऐसे कम्युनिकेशन स्किल्स सिखाए जाते हैं, इस किस्म के रवैये सिखाए जाते हैं, जिसमें वो अपनी फीलिंग्स को ना सिर्फ ये कि ख़ुद वैलिडेट करें, बल्कि बहुत ही एहतराम और बहुत ही इज़्ज़त के साथ कम्युनिकेशन के वो तरीके सीखें जिसमें वो अपनी बिटर फीलिंग्स को भी अच्छे तरीके से एक्सप्रेस करने के काबिल हो जाएं। तो देखिए नाज़रीन, इसमें ऐसी कोई बात भी नहीं है, क्योंकि जो लोग ससुराल के नाम पर आपकी ज़िंदगी में शामिल हो रहे हैं, आखिर वो लोग भी तो इंसान ही है ना, और आपके और मेरे जैसे इंसान हैं। तो ऐसा क्या होता है कि उनके साथ हमारी बात जो है वो बन नहीं पाती। तो यहाँ पर सीखने की कुछ चीज़ें हैं, और साइंस ने हमारे लिए बहुत ऐसी आसानियाँ पैदा कर दी हैं जिनके थ्रू हम मॉडर्न सिविलाइजेशन में अपनी ज़िंदगी में बहुत सारी आसानियाँ जो हैं वो पैदा कर सकते हैं। पेरेंट्स के करने के कुछ काम है यहाँ पे मैं शेयर करना चाहूँगा। जैसे वो बेटियों को उनकी फीलिंग्स के बारे में वैलिडेट करें, वो उनके साथ खुल के बात करें, वो मदर खासकर घर में ट्रेन करना शुरू करें बेटियों को। जैसे शादी से पहले कोई 1, 2, 4 महीने उससे पहले की भी ट्रेनिंग है कुछ, कि जब आप नए घर में जाते हैं ये डिफ़िकल्टीज़ हैं वो आपको आएंगी, और ये मुश्किलात हैं ये भी आपको आ सकती हैं। जैसे आपको ये मुश्किलात आ सकती हैं कि जाके एडजस्ट करना आपके लिए डिफ़िकल्ट हो सकता है। या भी मैं एक साइकोलॉजिकल फैक्ट बता दूं कि हम जब एक जगह से दूसरी जगह से, एक घर से दूसरे घर में, एक कॉलेज यूनिवर्सिटी से दूसरे में जाते हैं तो तकरीबन 3 माह तक रिसर्चेस बताती हैं कि हमें एडजस्ट होने में लगते हैं। बिल्कुल, कंफर्ट जोन से बाहर निकल के ज़िंदगी गुजारना सभी के लिए डिफिकल्ट होता है। तो ये वाज़ह तौर पर उन्हें बताएं कि पहले 2-3 महीने ऐसे होते हैं जिसमें हो सकता है कि आपका कभी वहाँ पे दिल ना लगे, बातचीत करने में मुश्किल आए, थोड़े से स्ट्रेंज लोग होंगे, तो आपने उनके साथ बेहतर तरीके से बातचीत कैसे करनी है। लेकिन इस दौरान में आपने अपनी ज़रूरतों को कभी भी रिप्रेस नहीं करना, जिन चीज़ों की ज़रूरत है। अगर आपको कोई मसला बनता है तो आप खुल के बड़े इफेक्टिव वे में, रिस्पेक्ट के साथ आप अपनी ज़रूरियात अपने इन लॉज में भी बताएं और हमें भी बताएं, बजाय इसके अगर आप पहले आप उनसे बात करें, अगर बात नहीं बनती तो फिर आप हमारे एंड पे फिर हम कोई बात करने वाले। पेरेंट्स अपना स्टांस ना लें, ये कभी ना कहें कि अगर कोई डिफिकल्टी आती है तो आप हमें बताइएगा, हम उनसे बात करेंगे। ये काम बेटी के करने का है, आप उन्हें ट्रेन करें और वही ये सारे काम करें, अपनी फीलिंग्स कहें, जो ज़रूरतें हैं उनके बारे में बातचीत करें। फिर उनको बताएं, जैसे डोमेस्टिक वायलेंस बहुत ज़्यादा होता है, घरेलू तशद्दुद जिसे कहते हैं, कैसा कैसा हो सकता है कि घर में कौन सा पर्सन है जो आपको मशकूक लगता है, आप उसके बारे में किस पर्सन से बात करें। अगर कोई बंदा मशकूक लगता है, वो रिश्तों में अपनी बाउंड्रीज़ का तयन नहीं करता, वो अपनी हदूद क्रॉस करता है बार बार, या आपको कोई ऐसी बात करता है जो आपको अच्छी नहीं लगती, तो आप बड़ी रिस्पेक्टफुली आप उनसे बात करें, आप अपने खावन से बात करें। साइकोलॉजिकल अब्यूज़ बर्दाश्त ना करें जो घर में तशद्दुद होता है। अगर कोई आपसे ऊंची आवाज़ में बात करता है तो आप उनसे रिस्पेक्ट से बात करें कि मैं बड़े प्यार से बात करती हूँ, तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आप भी बड़े प्यार से मेरे साथ बात करेंगे। पावर ऑफ डायलॉग उनको सिखाना शुरू कर दें, अपना सही स्टैंड लेना, स्टांस लेना, और फिर उस पर डटना सिखाएं। और रिश्तों में
कुर्बानी करने का तसव्वुर बेटियों को ना सिखाएं, रिश्तों में कंप्रोमाइज करने का, समझौता करने का। समझौता करना समझदारी से निकलता है। समझौता कभी भी सिंगल हैंडेडली नहीं होता, कभी भी ऐसा नहीं होता कि आप अपने तौर पर कोई समझौता जो है वो कर ले, बल्कि समझौता करने के लिए ज़रूरत इस बात की होती है कि जिन लोगों के बीच में समझौता हो रहा है वो दोनों पार्टीज़ ही उस एक समझौते के ऊपर एग्रीमेंट शो करें। हम अमूमन समझौता कुछ इस किस्म का कर रहे होते हैं जिसमें हम अपने ही अंदर कोई अपने तय फैसला करते हैं कि हम इस चीज़ पे समझौता कर रहे हैं। तो समझौता जो है वो साइंसी अंदाज में किया जाए। समझौता जैसे नाम से वाज़ेह कि समझदारी से हो और दोनों पार्टीज की तरफ से हो, यानी कि अगर मैं आपकी खातिर ये कर रहा हूँ तो आपको भी, और आप अपनी फीलिंग्स को बार बार कहते हैं। शहीद वफा ना बने, यानी कि आप रिश्ते की सारी जिम्मेदारी अपने ऊपर ना लें कि मैंने रिश्ते को निभाना है, मैंने आगे लेके चलना है, और दूसरी साइड से अगर अब्यूज हो रहा है तो आप उसे बर्दाश्त करते रहें। दूसरी साइड पे जो लव मैरिज होती हैं उनमें कोडिपेंडेंसी के रिश्ते की तरफ लोग चले जाते हैं। कोडिपेंडेंसी एक ऐसा रिश्ता होता है कि जिसमें हम रिश्तों में अपने हदूद का तयन नहीं करते, एक दूसरे की लाइक्स डिसलाइक्स को आपस में मर्ज कर देते हैं, दो पर्सन अपनी इनफरादियत को पीछे छोड़ देते हैं और वो एक होते होते या एक बनने की कोशिश में जो अपनी ज़ातियात से मुतल्लिक ज़ाती चीज़ें होती हैं उन्हें भी वो इग्नोर करना शुरू कर देते हैं, पीछे छोड़ना शुरू कर देते हैं। जैसे अगर शॉपिंग पे गए हैं, हस्बैंड वाइफ के साथ गया है, तो हस्बैंड ही सारी चीज़ें वाइफ की भी खरीदना शुरू कर दे। वाइफ को कुछ और पसंद है, वो कहते नहीं नहीं आप ये लें, आप ये लें, आप ये लें। एक बार दो बार तो ऐसा हो सकता है, या गिफ्ट के मामले में तो ऐसा हो सकता है, लेकिन ओवर द टाइम ये चीज़ें काम नहीं करती। इससे सफोकेशन फील होना शुरू हो जाती है, इससे दम घुटना शुरू हो जाता है रिश्तों में। फिर जब दम घुटता है तो फिर हम हाथ पांव मारते हैं, जब हम हाथ पांव मारते हैं तो फिर आहो बका निकलती है, फिर वो जो लव मैरिज की होती है उसमें चीखों पुकार होना शुरू हो जाती है, और फिर रॉन्ग कम्युनिकेशन जनरेट होती है। कोडिपेंडेंसी की तरफ नहीं जाना, रिस्पेक्ट को अपने रिश्तों में लाजमी जुज़ू रखें, रिश्तों को इज्जत और एहतराम की बुनियाद पे चलाएं। और इसमें जो मोटी मोटी बातें मैं अभी दोबारा सबको बता देता हूँ कि रिश्ते खराब क्यों हो जाते हैं। अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस नहीं रखनी, गैर मियारी तरबियत की तरफ नहीं जाना, अपनी ज़ात को कभी भी बिल्कुल रिप्रेस नहीं करना और कभी भी कमांड की सूरत में नहीं आना। विन विन यानी कि जीत जीत वाली सिचुएशन बनानी है। रिश्तों में एहतराम को अवलीन तरजीह देनी है और उसके बाद प्यार को अवलीन तरजीह देनी है। एहतराम और प्यार हमारी बुनियादी ज़रूरतों में से और ये एहतराम और ये प्यार दोनों ही पार्टी के लिए होना चाहिए। यानी अगर आप दूसरे के लिए एहतराम डेवलप कर रहे हैं तो ये एहतराम आपके अपने लिए भी होना चाहिए। यानी ये म्यूचुअल रिस्पेक्ट का कोई रिलेशनशिप होना चाहिए जिसमें हम एम्पैथेटिकली दूसरों को भी उतनी ही इज्जत दे के चलें जितनी हम अपने आप को देना चाहते हैं। बिल्कुल, कम्युनिकेशन को बेहतर करें जिसमें सुनने के एंड को बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग करें, यानी कि आप अपनी बात कहीं भी दूसरों की बात सुने भी। और ये वो छोटी छोटी बातें पहले सुने और उसके बाद सुनाएं, यानी फर्स्ट टू अंडरस्टैंड देन टू बी अंडरस्टूड। ये वो छोटी छोटी स्किल्स हैं जिन्हें आप आम रूटीन में डेली बेसिस पे प्रैक्टिस करते हुए छोटा मोटा कोई गिफ्ट दे देना, वर्ड्स ऑफ अफर्मेशन, क्वालिटी टाइम स्पेंड करना, प्यार भरी बातें करना, मीठे बोलना, तारीफ करना एक दूसरे की, ये वो छोटी छोटी प्रैक्टिसेस हैं। अगर कोई डिफ़िकल्टी या क्राइसिस घर में आ जाती हैं तो उन पे मिल के बात करना, एक दूसरे को हौसला देना कि हम बड़े अच्छे तरीके से इनको डील कर सकते हैं, लेके चल सकते हैं। और अगर किसी की बातें आपको डिफ़िकल्ट लगती हैं, जैसे कोई क्रिटिसाइज़ करता है, बोलने का स्टाइल अच्छा नहीं लगता, तो आप बड़ी जब वो नॉर्मल काम सी स्टेट में हो तो आप उनसे बातचीत करें कि ये जो आप बात कहते हैं इससे मुझे थोड़ी तकलीफ पैदा होती है, या मुझे अच्छा नहीं लगता, या मुझे अच्छा लगेगा आप अगर थोड़ा सा इस तरह से मुझे बात करेंगे। आप अपनी फीलिंग्स को शेयर करते हुए बात करें। प्रॉब्लम्स आहिस्ता आहिस्ता एडजस्ट होते, ये बिल्कुल ऐसे ही होता है कि जैसे 3 माह का एडजस्टमेंट के इश्यूज की हम बात कर रहे हैं कि दोनों आपस में एक दूसरे के लेवल पे लेके आ रहे हैं। जब एक दूसरे के लेवल पे लेके आते हैं तो फिर रिलेशन स्ट्रॉन्ग डेवलप होते हैं। लेकिन अगर इंडिविजुअल डिफरेंसेस आ रहे हैं तो उन्हें पर्सनल डिफरेंसेस में कन्वर्ट ना करें, यानी कि अगर एक और डायरेक्शन पे जा रहा है, दूसरा और डायरेक्शन में जा रहा है, तो दूर होने की बजाय एक दूसरे को अंडरस्टैंड करके समझौता करके रिश्ते को मजबूत करने की तरफ जाए। बहुत शुक्रिया जाफर साहब, आपने बड़ा ही मुख्तसर जो समराइज करके हमारी गुफ्तगू को जो समेटा है, ये बड़ा शानदार तरीका था आपका। जाफर साहब, मैं अपना दूसरा क्वेश्चन जो आपसे पूछना चाहती हूँ वो ये है कि मियाँ बीवी के रिश्ते में क्यों ज़रूरी है कि वो बग़ैर किसी खौफ के
बगैर किसी घबराहट के वो एक दूसरे के ऊपर खुल के तनकीद कर सकें, ये ज़रूरत क्या है? थोड़ा सा मैं इसमें ये ऐड करना चाहूँगा कि जब हम क्रिटिसिज्म की बात करते हैं, तनकीद की बात करते हैं, तो फिर लोग डिफेंसिव हो जाते हैं। अगर हम इस लफ्ज़ को इस तरह से इस्तेमाल करें कि कैसे एक दूसरे को फीडबैक दे सकते हैं, या अगर हम क्रिटिसिज्म की बात करते हैं तो कैसे कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म दे सकते हैं। कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म एक ऐसी क्रिटिसिज्म या तनकीद करना होता है कि जो हम तनकीद बराए तनकीद नहीं बल्कि तनकीद बराए इस्लाह करते हैं। रिश्तों में जो सबसे पहला मसला आता है क्रिटिसिज्म करने के हवाले से, फीडबैक देने के हवाले से, तो ज़्यादा लोग अपनी फ्रस्ट्रेशंस को, अपनी अग्रेशन को या अपने मूड के प्रॉब्लम्स को, अपनी डिफ़िकल्टीज़ को मैनेज नहीं कर पा रहे होते, और जब वो दूसरे लोगों से बातचीत करते हैं तो फिर वो उनको तनकीद बराए तनकीद के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करते हैं। वो कभी भी ये बात नहीं करते कि आप लेट आए हैं या थोड़ा सा वक्त ज़ाया हो गया। वो हमेशा ये बात करेंगे कि आप हमेशा से लेट आते हैं, चीज़ों को ओवर जनरलाइज करेंगे, आप हैं ही बुरे, आप गुस्सा ही करते रहते हैं, ज़िंदगी में आपने दिया ही मुझे क्या है, ज़िंदगी में आप मुझे दुख ही देते रहते हैं, आपने कभी मेरी वैल्यू को नहीं गर्दाना। ऐसी बातें करना शुरू कर देंगे जो कि ओवर जनरलाइज्ड होंगी, और ये तनकीद बराए तनकीद होगी। तनकीद बराए इस्लाह भी जब हम, और पॉजिटिव फीडबैक में जब हम बात करते हैं, तो उसमें जब हम बात करते हैं तो फिर पहले हम उस रवैये की बात करते हैं। जैसे जब आप शाम में लेट आते हैं, अगर बीवी मियाँ से बात करी तो इस तरह से बात कर सकती है कि जब शाम में आप लेट आते हैं तो मुझे ये अच्छा नहीं लगता, मुझे अच्छा लगेगा कि आप थोड़ा सा जल्दी आना शुरू हो जाए। अच्छा, ये जो आपने बात की है ना कि हम तनकीद में पूरी हिस्ट्री उठा के साथ कैरी करते हैं, ये तो हर घर में होता है। जैसे मैं अमूमन देखती हूँ कि माएँ अगर बच्चों को कोई काम कहती है तो बच्चे कहते हैं कि आपने तो जब भी मैं खेलने जाता हूँ आप हमेशा मुझे काम कहती हैं, या माँ आगे से कहती है कि तुम तो कभी भी मेरा कोई काम नहीं करते। तो ये जो हिस्ट्री है, ये तो हम सबकी आदत है कि हम जब भी किसी को कोई बैड वर्ड्स कहने हो तो अपनी बात को वज़नी करने के लिए, भारी करने के लिए, ज़्यादा उसका वेटेज इंक्रीज़ करने के लिए हम ये सोचते हैं कि पूरी हिस्ट्री डाल दी जाए कि आपने हमेशा ही मुझे इनवैलिडेट किया, आपने हमेशा, या अमूमन बच्चे कहते हैं आपने हमें कभी प्यार नहीं किया, या आपने हमारे लिए किया ही किया है। तो इस किस्म की चीज़ों से बचा कैसे जाए? ये एक तरीका आपने कहा कि अपनी बात वज़नी करने के लिए, और दूसरी जो इसके पीछे रीज़न होती है वो गिल्ट इंड्यूस करने की होती है। हमें लगता है कि हम दूसरे लोगों में गिल्ट इंड्यूस करना शुरू कर देंगे, जैसे हम किसी को ये फील करवाना शुरू कर देंगे जो आप कर रहे हैं आप बड़े जालिम से हैं और मैं बड़ा मजलूम सा हूँ, तो वो तरस खा के मेरी तरफ आना शुरू हो जाएगा। जैसे माएँ कहती हैं कि कभी आपने मेरा ये काम नहीं किया, हमेशा से डिफ़िकल्टीज आती, ओवर जनरलाइज कर देंगे। ओवर जनरलाइज का मतलब ये है कि हम एक किसी इवेंट को पूरी ज़िंदगी के ऊपर फैला देंगे, पूरी ज़िंदगी ही कि पूरी ज़िंदगी ही इस तरह से है या इस तरह से चलता आ रहा है। ओवर जनरलाइज नहीं करें। एक ख़ास इवेंट पे जब आप बात कर रहे हैं, एक ख़ास मौके पे बात कर रहे हैं, तो फिर आप उसी मौके की निस्बत से बात करें। दूसरी बात, ये गिल्ट इंड्यूस नहीं करें। गिल्ट इंड्यूस से मुराद ये है कि किसी को ये एहसास जुर्म महसूस नहीं कराएं या गलती का एहसास बार बार रियलाइज़ नहीं करवाएं कि आप हमेशा से ऐसे करते हैं, आप हैं ही ऐसे। जब कोई पर्सन बार बार एहसास जुर्म में मुब्तला होगा तो फिर वो एक टॉक्सिक शेम में चला जाएगा, जिसकी वजह से उन्हें जुर्म का, गलती का या अपनी कमी कोताही का एहसास होना बंद हो जाएगा। फिर आप जैसे भी उनसे बातचीत करेंगे, फिर लोग यूजुअली ये कहते नजर आते हैं कि वो तो बड़ा पत्थर दिल है, मैं तो समझा समझा के थक गई हूँ, सर पीट पीट के थक गई हूँ। इसमें कुछ रोल कहीं ना कहीं हमारा अपना भी होता है। जब हम बार बार गिल्ट या शेम की तरफ उन्हें लेके जाते हैं सॉरी, जब बार बार वाइफ कहती हैं, ये बार बार वाइफ को इन लॉज वाले कहते हैं कि आपके मेके वाले ऐसे हैं, आपके फलां ऐसे हैं, आप हैं ही ऐसे हैं, आपको करना कुछ नहीं आता। एक दो बार वो शेम फील करते हैं और उसके बाद टॉक्सिक शेम में जाना शुरू कर देते हैं और वो गिल्ट इनमें इंड्यूस होना शुरू हो जाते हैं कि मैं तो हूँ ही ऐसी, मैं तो हूँ ही ऐसी, अगर मैं ऐसी हूँ तो फिर मैं अब ऐसी ही बन के दिखाती हूँ लोगों को, ठीक है। वो डिफेंसिव हो जाते हैं। अब क्रिटिसिज्म या फीडबैक, पॉजिटिव फीडबैक रिसीव करना हमेशा अच्छी सेल्फ एस्टीम की निशानी होती है। अगर कोई, याद रखें, कोई पर्सन अगर आपको आपकी लाइफ में आपकी कोई गलती बताता है और साथ में आपको ये बताता है कि ये बेहतर कैसे हो सकती है, तो वो आपकी ज़िंदगी में एक उस्ताद है, वो आपकी ज़िंदगी में एक मोहसन है। और हम अपनी ज़िंदगी में जो कुछ भी अचीवमेंट करते हैं, ये बनती हैं, ये हम सीखने के प्रोसेस से आते हैं, और पॉजिटिव फीडबैक भी एक सिखाने वाला प्रोसेस है। अगर कोई पर्सन आपसे कह देता है कि आपकी स्मोकिंग की हैबिट अच्छी नहीं है, या आप टाइम मैनेजमेंट आपकी अच्छी नहीं है, या कोई और डिफ़िकल्टी के बारे में आपसे बात कर रहा है,
तो आप एक बार ज़रूर सोचें, आप एक बार उसको अपने पैमाने पे जांचें परखें, क्या ये पर्सन कितना ठीक कह रहा है। आप उसकी वैलिडेशन इर्द गिर्द के लोगों से करवा सकते हैं, आप उसकी सेल्फ वैलिडेशन कर सकते हैं, कितनी बार ऐसा हुआ है, क्या वाकई ऐसा, अगर ऐसा है तो मुझे बेहतर करने की ज़रूरत है, तो फिर मैं बेहतर करने की तरफ जाऊँ। तो फीडबैक किसी भी मामले के बारे में, सिर्फ हमारे स्पाउसल रिलेशन में नहीं, वैसे भी लाइफ में जो भी हम काम करते हैं, जैसे हम कोई एग्जाम्स देते हैं तो फीडबैक ये होता है जो भी उसका नतीजा आता है, हम कोई एफर्ट करते हैं जो उसका रिजल्ट निकलता है वो उसका फीडबैक होता है। फीडबैक मियाँ बीवी को एक दूसरे को जरूर देना चाहिए और देते रहना चाहिए, और एक दूसरे का पॉजिटिव फीडबैक पॉजिटिव मेंटल एटीट्यूड के साथ कि कोई हमारी मदद करने की गरज से हमें फीडबैक दे रहा है, ये रिसीव करते रहना चाहिए। अगर कोई खावंद बार बार रात को लेट आ रहा है या कोई बीवी बार बार बेहतर खाना नहीं बना पा रही जैसा वो बनाती है, तो इस पे बातचीत जरूर करें, एक दूसरे को फीडबैक जरूर दें, या फीडबैक करेंगे तो फिर मामला हल होंगे। तो फीडबैक एक दूसरे का पॉजिटिव वे में मुस्बत होते हुए पॉजिटिव मेंटल एटीट्यूड के साथ, मुस्बत रुझान के साथ आप लें और फिर उस पर अमल करें और फिर उसे बेहतर करने की तरफ जाएं। इसका एक तरीका ये भी है, फीडबैक के लिए एक टेक्निक भी है जो यूजुअली मैरिटल रिलेशंस में कपल बेहतर करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। जैसे बीवी एक ऐसे रिश्तों की लिस्ट बनाती है जो उन्हें हस्बैंड में एक्सट्रीमली नापसंद है, और हस्बैंड एक ऐसी लिस्ट बनाती हैं ऐसी आदतों के बारे में या रवैयों के बारे में जो वाइफ से मुतल्लिक उन्हें सख्त नापसंद है। फिर वो दोनों आपस में मिलकर निगोशिएट करती हैं कि ये रिश्ते हैं, ये मुझे सबसे ज़्यादा नापसंद हैं, ये थोड़े से कम है और ये वाले थोड़े से कम है। अब फिर उनमें से जिनको आसानी से बदला जा सकता है, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से बदला जा सकता है, तो कोई वो 2 रिश्ते ऐसे लेते हैं, जैसे वाइफ लेट सो के उठती है, हस्बैंड जल्दी सो के उठते हैं, नाश्ता किए बिना ऑफिस में जाते हैं, और फिर रात में हस्बैंड लेट नाइट वापस आते हैं। वाइफ ये बात करती हैं कि जब आप शाम में लेट नाइट वापस आते हैं तो फिर मैं टीवी सीरियल दूसरी चीज़ें देखती रहती हूँ, फिर मैं अपने आप गुस्सा में रहती हूँ, फिर मैं लेट सोती हूँ, फिर मैं सुबह नाश्ता भी नहीं बना पाती आपके लिए। उसके लिए बेहतर ये है कि वाइफ जैसे जल्दी उठना शुरू कर दें ग्रेजुअली, और हस्बैंड शाम में जल्दी घर वापस आना शुरू हो जाए। तो विन विन डील पे आपकी रिश्तों को 1 बाय 1, अपने रवैयों को 1 बाय 1 करके बेहतर करते जाएं, उसमें फीडबैक शेयर करें। फिर जब 2-4 ऐसे आप माइलस्टोन मतलब रिश्ते ऐसे सेट करके टारगेट अचीव कर लें, फिर उस पर घर में सेलिब्रेशन भी करें, एक दूसरे को रिइंफोर्स करें, एक दूसरे की तारीफ करें। रिश्ते मुसलसल काम करते रहने का अमल है, कोई बनी बनाई चीजें नहीं होती, इन्हीं में इम्प्रूवमेंट। जैसे हम सॉफ्टवेयर करते हैं तो बार बार अपडेट करते हैं, तो रिश्तों को अपने आपस में इज़्दवाजी रिश्तों को जो भी जितने भी रिलेशंस हैं कम्युनिकेशन लेवल पे इन्हें अपग्रेड करते रहने का काम। बिल्कुल। और यहाँ पर मैं एक लाइफ लॉ भी ज़रूर शेयर करना चाहूँगी जिसमें कहा यह जाता है कि लाइफ इज़ क्योर्ड नॉट लाइफ इज़ मैनेज्ड नॉट क्योर्ड, यानी ज़िंदगी का कोई इलाज नहीं है, कोई हल नहीं है। हाँ, इसे मैनेज ज़रूर किया जा सकता है, यानी हम डे बाय डे अपनी कोशिशों से, अपनी ऐसी मस्बत कोशिशों से इसको बेहतरीन गुजार सकते हैं। लेकिन ज़िंदगी बेहतरीन चीज़ है नहीं कोई, यानी ना तो ये कोई दोज़ख है और ना ही ये कोई जहन्नम है। ये बहरहाल ये कोई एक अपने तौर पर एक दरमियानी सी स्टेट है जिसे हम अपनी कोशिशों से ही जन्नत बनाते हैं या कोशिशों से ही जहन्नुम बनाते हैं। सो इसमें अगर हम अपने करने के काम सीख जाएं तो यकीनन हम अपनी ज़िंदगी के मयार को बहुत बेहतर बना सकते हैं। बिल्कुल, हमारी एफर्ट्स की बुनियाद पर हमारी लाइफ आगे की तरफ चलती है। और पास्ट को अपने साथ ना समेटे रखें, लेट गो करना सीखें, फॉरगिव करना सीखें और विन विन सिचुएशन बना के फॉरगिव करना सीखें, कम्युनिकेशन बेहतर से बेहतर करें। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया जाफर साहब, आपने बहुत ही खूबसूरत अंदाज में हमें ये बताया कि क्यों मियाँ बीवी के लिए ज़रूरी है कि वो एक दूसरे पर मस्बत अंदाज में तनकीद करें। और बेहतरीन दोस्त आपका वही है जो आप पर तनकीद करता है, क्योंकि खुशामदी जो है वही आपके करीब आते हैं जो कि आपके दोस्त नहीं होते, और खुशामद के थ्रू वो कोई ब्रिज बना रहे होते हैं आप तक रसाई करने का। और जो बेहतरीन दोस्त होते हैं वो आप पर तनकीद करके आपको बेहतर बनाने की कोशिशें करते रहते हैं। लिहाजा स्पाउसल रिलेशनशिप में भी एक दूसरे को के ऊपर से वो खौफ हटा देना चाहिए कि अगर मेरे स्पाउस ने मेरे ऊपर तनकीद की तो ये कोई मेरे लिए क़यामत का मौका है, बल्कि अप्रिसिएशन दें, ऐसी तनकीद को अप्रिशिएट करें जो कि आपका स्पाउस आप पर हेल्दी मैनर्स में कर रहा है, जिससे कि वो आपकी और अपनी ज़िंदगी पर कोई मस्बत तब्दीली जो है वो लेके आना चाह रहा है। अच्छा जाफर साहब, मेरे पास कुछ सवालात भी हैं जो मेरे पिछले प्रोग्राम में
कुछ नाजरीन ने पूछे थे। पहला क्वेश्चन जो मैं आपसे पूछना चाहूँगी वो सर अली हसन रिजवी साहब का है, जो कि ये पूछना चाह रहे हैं कि जो ऑर्गेनाइजेशन में टाइम वेस्टर्स होते हैं उनके साथ कैसे डील किया जाए। ये एक ऐसा कॉमन सा प्रॉब्लम है जो तकरीबन मेरे ख्याल में हर ऑर्गेनाइजेशन में लोगों को फेस करना पड़ता है, और जो मैनेजर लेवल पे होते हैं उन लोगों को ज़रूरी फेस करना पड़ता है जो हेड कर रहे होती हैं। इसमें सबसे पहले तो ये हम लर्निंग के बारे में बातचीत करते हैं कि लर्निंग के पर्सपेक्टिव को बेहतर किया जाए, यानी लर्निंग से मेरा मतलब ये है कि ट्रेनिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बात कर रहा हूँ कि आप अपने एम्प्लॉयज़ की ट्रेनिंग करना शुरू कर दें, और वो ट्रेनिंग मखसूस एक गोल से मुतालिक हो, जैसे टाइम मैनेजमेंट के हवाले से। अगर आप ये चीज़ फेस कर रहे हैं कि आपके ऑर्गेनाइजेशन में लोग इफेक्टिव वे में टाइम स्पेंड नहीं कर रहे और ज़्यादा टाइम उनका कोई ख़ास क्वालिटी वर्क करते हुए नहीं गुजरता, वो टाइम वेस्ट होता है, टाइम वेस्टर्स हैं, तो आप उनकी ट्रेनिंग करना शुरू कर दें जिनमें उनको टाइम मैनेजमेंट करना सिखाएं, जिनमें 7 हैबिट्स का एक कॉन्सेप्ट है। आप उनको प्रायोरिटाइज करना चीज़ें सिखाएं, बिगिन विद एंड इन माइंड, इसके हवाले से सिखाएं। टू डू लिस्ट बनाना, जो पहले ज़रूरी काम है दिन के करने के और जो बाद के काम है, फिर उनमें मोटिवेशन इन्हेंस करना, फिर उस पर चेक एंड बैलेंस लगाना, जैसे एक स्कोर बोर्ड की टेक्निक है कि कितना आपने काम किया है उसका फीडबैक देना, जो कुछ आपकी अचीवमेंट्स हैं फिर उन पे फीडबैक देना। फिर एक बड़ी शानदार बुक है 1 मिनट मैनेजर, उसमें 1 मिनट अप्रेजल 1 मिनट रेप्रीमेंट के बारे में वो आप बात करती हैं कि अगर कोई बड़ा अच्छा काम कर रहा है और परफॉर्मेंस पहले से बेहतर हुई है तो फिर आप उसे 1 मिनट में उसके जो पॉइंट्स बेहतर किए हैं आप उन्हें हाईलाइट करें, उनकी तारीफ करें। 1 मिनट रेप्रीमेंट में ये है कि जो अगर वो नहीं कर सके आप उन पे बातचीत करें, सिर्फ उन पे बातचीत करें और अपनी फीलिंग्स उनके बारे में बताएं, और जितना वो कर सकते हैं आप वो उनके बारे में बताएं कि ये इतना आप अचीव कर सकते हैं, लेकिन नहीं कर सके तो इसके बारे में गौर कीजिए। और ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी टेक उनको करना सिखाएं, रिस्पॉन्सिबिलिटी टेकिंग सिखाएं, अपनी पावर की डिस्ट्रीब्यूशन भी करें, डिलीवर करें। बिल्कुल, आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज डिलीवर करें और फिर उनके बारे में फीडबैक लें। ये वो टिप्स हैं, टेक्निक्स हैं जो आप अप्लाई करके जो टाइम वेस्टर्स हैं ऑर्गेनाइजेशन में आप उनके हवाले से बेहतर कर सकते हैं। और वो लोग जो टाइम वेस्ट कर रहे होते हैं ऑर्गेनाइजेशन में, जिन्हें अपनी टाइम मैनेजमेंट के हवाले से प्रॉब्लम्स आ रही होती हैं, तो वो भी अपने आप को ऐसे कोर्स में इनरोल करना शुरू कर दें। यूट्यूब से, गूगल से ऐसे प्रोग्राम्स देखते रहें, बहुत सारे अवेलेबल हैं आसानी के साथ फ्री टाइम में। अपने टाइम को यूटिलाइज करें, अपनी लर्निंग के हवाले से रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑन करना शुरू कर दें कि वो अपने काम को इफेक्टिव और बेहतर कैसे बना सकते हैं। तो दोनों एंड से ये बेहतर हो सकती है। ठीक है, बहुत शुक्रिया। नेक्स्ट क्वेश्चन जो मेरा आपसे है वो मोहम्मद इमरान साहब ने पूछा है, और ये क्वेश्चन जो है बार बार हमें हमारे बहुत सारे नाजरीन पूछ रहे होते हैं कि हम अपने सेल्फ कॉन्फिडेंस को कैसे बूस्ट कर सकते हैं या अपने ऊपर सेल्फ कंट्रोल कैसे पैदा किया जा सकता है। तो मोहम्मद इमरान साहब को जवाब दीजिए। ये दो मुख्तलिफ सवाल हैं, पहला सेल्फ कॉन्फिडेंस के बारे में और दूसरा सेल्फ कंट्रोल के बारे में। जब हम सेल्फ कॉन्फिडेंस की बात करते हैं तो फिर हम ये बात करते हैं कि जो कुछ स्किल्स हमारे पास हैं हम उन पे भरोसा करते हुए कितना परफॉर्म कर सकते हैं। सेल्फ कॉन्फिडेंस में 2 चीज़ें हमेशा याद रखें। एक तो आप अपनी जो स्किल्स हैं उनको इन्हेंस करते रहें, उनको बढ़ाते रहें, मजीद आगे की तरफ लेके जाते रहें। सेल्फ रिस्पेक्ट आप अपनी करें। स्पॉटलाइट इफेक्ट ये होता है कि किसी जगह पे जाना और ये सोचना कि लोग मुझे ही मॉनिटर कर रहे हैं, वैल्यू कर रहे हैं और परफॉर्मेंस ख़राब हो जाना, इस पे आप अपना बेहतर करें। और दूसरा, आपका जो कंफर्ट जोन एक डेवलप हम कर लेते हैं और हमें चेंज डिफिकल्ट लगता है, तो इस पे वर्क करना शुरू कर दें। कंफर्ट जोन से मुराद ये है कि वो जो एक सर्कल हम बना लेते हैं कि एक रूटीन हम करते हैं, उससे हम बाहर नहीं जाते। जैसे अनयूजुअल लोगों से मिलना शुरू कर दें, सोशलाइज ज़्यादा करना शुरू कर दें। जो आपको लगता है कि ये मैं काम नहीं कर सकता, आप वो काम करना शुरू कर दें। जिन काम को करने से आपको एंग्जाइटी होती है आप वो काम करना शुरू कर दें। गोल सेट करें, अचीव करें, फिर अपने आप को अप्रिशिएट करें, अपनी तारीफ करें। जो फेलियर आते हैं तो हमेशा ये चीज़ सोच के कि फेलियर या नाकामी एक अपॉर्चुनिटी है वो कुछ सीखने की जो हम पिछले ट्रायल में नहीं सीख सके। ये सोच के मुस्बत रुझान रखते हुए पॉजिटिव मेंटल एटीट्यूड से आगे बढ़ जाना, अपनी तारीफ करते रहना, ये वो तरीके हैं जिनसे आप अपने सेल्फ कॉन्फिडेंस को बेहतर कर सकते हैं। सेल्फ कंट्रोल की जब हम बात करते हैं तो सेल्फ कंट्रोल 2 तरह से, एक तो हम बहुत इम्पल्सिव हो जाते हैं कि कोई हमने टारगेट सेट किया है, कोई काम करना है तो हम इम्पल्सिव हो जाए, मैं फिल फॉर ये काम कर लूँ, हमें कंट्रोल नहीं रहता। दूसरा सेल्फ कंट्रोल प्रोक्रेस्टिनेशन यानी कि टाल मटोल के हवाले से होता है। हम कोई काम सेट करते हैं और फिर हमारा कंट्रोल नहीं होता कि बवक्त ज़रूरत हम अपने आप को एक्टिव करें, जगाएं और वो काम
या टास्क परफॉर्म करना शुरू कर दें। तो दोनों लेवल पे ये प्रॉब्लम होती है। अगर इम्पल्स लेवल पे है तो फिर आप डिलेड ग्रेटिफिकेशन यानी कि आप सोच विचार करके पॉज ले लेके चीज़ों को करने की तरफ जाएं। जैसे खाना खाना है तो थोड़ा सा इंतज़ार कर लें, उसके बाद अगर किसी से बातचीत करनी है तो थोड़ा इंतज़ार कर लें, उसके बाद अगर आपको लगता है ज़रूरी नहीं है, अगर आपने किसी से मिलने जाना है और उसके पीछे कोई लॉजिक नहीं है, आपको इम्पल्स आई है कि मैंने फॉरन से जाना, सेल्फ कंट्रोल लूज हो रहा है, तो आप किसी और एक्टिविटी में एंगेज करना शुरू कर दें अपने आप को। लेकिन अगर आपको लग रहा है कि टाल मटोल, जैसे स्टडी स्टार्ट करनी है, मैं अपने कंट्रोल पे कहता हूँ कि मैंने स्टडी स्टार्ट करनी है और 2 हफ्ते हो गए मैं ये सोचे जा रहा हूँ, तो उसके लिए आप इनिशिएटिव, टास्क इनिशिएटिव एक एग्जेक्टिव स्किल है, वो सीखना शुरू कर दें। आप अपने स्टार्ट करने के हवाले से शुरुआत करना शुरू कर दें, तो उससे ये चीज़ें बेहतर हो सकती हैं। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया। मुझे यकीन है मोहम्मद इमरान साहब को काफ़ी अच्छा जवाब उनका मिला होगा और वो इसकी मदद में, इसकी रोशनी में अपनी मदद आप भी कर सकते हैं। अच्छा, एक सवाल जो हमसे तलत अब्बास साहब ने पूछा है वो ये कह रहे हैं कि जब लोग आपसे खामखा नफरत करें, यानी विदाउट एनी रीज़न आपसे हेट्रेड जो है वो एक्सप्रेस करें, तो फिर ऐसे में क्या करना चाहिए? ये इनके सवाल भी मैं ये कहना चाहूँगा कि जब लोग खामखा आपसे हेट करते हैं, खामखा नफरत करते हैं, तो बहुत सारे ऐसे काम होते हैं जो लोगों के करने के होते हैं और उन्हें ही करने चाहिए। यानी कि अगर हेट वो करते हैं तो बेहतर भी उन्हें ही करना चाहिए। हमें इसका इन्फ्लुएंस नहीं लेना चाहिए। हमें अपनी बाउंड्रीज, सबसे पहली बात रिश्तों में बाउंड्रीज बना कर रखनी चाहिए। अगर कोई अपनी हेट वाली फीलिंग्स एक्सप्रेस करता है तो आप उनसे बातचीत कर सकते हैं, हाँ आप ऐसा फील कर सकते हैं, लेकिन मैं इसमें आपकी क्या मदद कर सकता हूँ, आप मुझे बताएं। बिल्कुल, और ज़रूरी नहीं कि एक बात मैं आपको यहाँ पर ज़रूर बताना चाहूँगी कि हम पीपल प्लीज़र जो है वो बनना हमारी अपनी ज़हनी सेहत के लिए बड़ा नुकसानदेह होता है। और बहैसियत इंसान हमारे पास ऐसा कोई गुर नहीं है कि हम दुनिया के हर शख्स को राज़ी करें। अगर ऐसा कोई गुर होता, मौजूद इस दुनिया में एग्जिस्ट करता, तो फिर जितने बेस्ट मैन हैं उनसे तो कोई नाराज़ ही ना होता। यानी आज तक जितनी कामिल हस्तियां इस दुनिया में आई हैं उनके बारे में अगर देखा जाए तो उनकी तो फिर कोई मुखालफत ही ना होती। तो ऐसा कोई तरीका नहीं है जिसमें आप दुनिया के हर इंसान को राज़ी कर सकें। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो आपसे और मुझसे बिला वजह बुग़्ज़ रखते हैं, अनाद रखते हैं, दुश्मनी रखते हैं, तो हम तो उनके बारे में कुछ नहीं कर सकते। हाँ, हम अपनी फीलिंग्स के साथ कुछ ना कुछ ज़रूर कर सकते हैं। एक काम ये कर सकते हैं कि पॉजिटिव मेंटल एटीट्यूड, आप मुस्बत रुझान रखने, और जो आपसे हेटर्स हैं आप उन पे फोकस करने की बजाय जो लवर्स हैं, आपके फ्रेंड्स हैं, आप उन पे ज़्यादा फोकस करना शुरू करें। ये भी आपकी हेल्प करेगी। और डेफिनेटली आप बड़े शानदार इंसान हैं। शानदार इंसान लोगों से समटाइम लोग ऐसी फीलिंग्स एसोसिएट करते हैं, तो आप अपनी पॉजिटिव फीलिंग्स पॉजिटिव लोगों से एसोसिएट करना शुरू कर दें। और यहीं पर नाजरीन मैं बताना चाहूँगी कि हमारे प्रोग्राम का वक्त जो कि बहुत ही मुख्तसर सा होता है, ख़त्म हुआ चाहता है और हम आपसे इजाज़त लेना चाहते हैं, मगर इससे पहले हम आपको फिर से याद कराना चाहेंगे कि अगर ज़िंदगी में कहीं रिश्तों को इस्तवार करने में कोई मुश्किल पेश आती है, ख़ुसूसन स्पाउसल रिलेशनशिप में, तो आप अपने क्वेश्चंस हमें लिखकर कमेंट्स के ज़रिए भेज सकते हैं। अगर आप अपनी आइडेंटिटी शो नहीं करना चाहते तो आप हमें इनबॉक्स में भी क्वेश्चन भेज सकते हैं। हम यकीनन अपने नेक्स्ट प्रोग्राम में आपको आपके सवालों के जवाब ज़रूर फराहम करेंगे। और इसी पैगाम के साथ इजाज़त दीजिएगा कि खुश रहें और खुश रहने दें। खुदा हाफ़िज़।